नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यामध्ये तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आजचा विषय असा करियर इन इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस आणि आमच्यामध्ये असतात गोवा राज्याचे DIG OP मिश्रा सर. सर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में. धन्यवाद. सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये जो विभाग है इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ये एक बॉडी है जो 23 सर्विसेज का चयन करती है, सिलेक्शन. और उस 23 सर्विस में 23 सर्विसेज में भी IAS एक है. और IAS एक्चुअली सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर IFS, तीसरे नंबर पर IPS. तो ये 23 सर्विसेज का सिलेक्शन उसी बॉडी के थ्रू होता है और हर साल होता है. ये एनुअल अफेयर है, एनुअली ये लोग सिलेक्ट करते हैं. अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो हर साल वेरी करता रहता है, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के लिए, और हर सर्विसेज में अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं. IAS की अलग वैकेंसी क्वांटिटी होती है, IPS का अलग होगा, IFS का अलग होगा, और इनकम टैक्स उसी तरह, इंफॉर्मेशन सर्विस, तो काफ़ी सर्विसेज हैं वो. उसी में IAS भी एक है. और IAS जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब हम लोगों ने अपना जो है वो एक सिस्टम बना, हमारे अपने सर्विस का स्ट्रक्चर बना, उसमें इस सर्विस का नाम जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी आप बात बताते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, ये ऑल इंडिया सर्विस है. इस सर्विस में जो भी आदमी जिसका सिलेक्शन होता है वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो सर्विस करता है वो. और कैडर का सिस्टम है इसमें. हर हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्य का कैडर अलग अलग है, तो कैडर अलॉटमेंट भी होता है. और वो मेरिट के बेसिस पे लोगों को अपना अपना कैडर मिलता है. और यही सर्विस पहले ब्रिटिश के ज़माने में, जब ब्रिटिश का शासन था यहाँ पे, तो इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, ICS के नाम से बोलते हैं, वो होता था ये. सर IPS, IAS, IPS की आपने बात कही, तो विस्तार रूप में बताइएगा कि इनमें अंतर क्या है, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, IAS जो हुआ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये प्रशासनिक सेवा है. जो लोग इसमें भर्ती होते हैं वो आप जैसे देखते हैं कि SDM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये जो एक ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी ये पोजीशंस लोग ऑक्यूपाई करते हैं वो सारे इसी सर्विसेज से जाते हैं. वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही जाते हैं, IAS से ही जाते हैं. उसी तरह विदेश में जैसे एम्बेसडर्स लोग होते हैं, तो जो भी हमारे दूसरे देशों में हमारा अपना जो एक दूतावास है या उच्चायुक्त का जो कार्यालय है, उसमें जो सीनियर पोजीशंस पे और एम्बेसडर्स की पोस्टिंग्स और हाई कमिश्नर्स की पोस्टिंग होती है, वो उनका सिलेक्शन जो होता है वो इंडियन फॉरेन सर्विस की तरफ, इसीलिए वो इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया. जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं उनकी पोस्टिंग जो होती है देश के बाहर होती है, और कुछ समय के बाद, एक टेन्योर के बाद, वो देश में भी जो विदेश मंत्रालय होता है हमारा, उसके अंदर उनकी पोस्टिंग होती है. लेकिन वो बेसिकली विदेश से रिलेटेड ही उनकी पोस्टिंग होती है. उसके बाद है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें पुलिस सेवा के लोग हैं. जो स्टार्ट आप सुनते हैं स्टेट्स में SP होते हैं, जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है उसमें डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं. तो SP, सीनियर SP, DIG, IG नहीं, उसमें जो पहली पोस्टिंग होती है IAS में वो SDM के रूप में होती है. फिर कुछ समय के बाद वो प्रमोशंस का टाइम फिक्स्ड है, उतना सर्विस, लेकिन हर सर्विस में 2 साल की ट्रेनिंग है. 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो होती है बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में. फॉर एग्ज़ाम्पल IAS का जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको बेसिक, जहाँ सारा साल भर उनको अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, वो मसूरी में होता है. IPS का जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो नेशनल पुलिस एकेडमी है, वो
हैदराबाद में होता है, जो अब तेलंगाना के अंदर आता है। और इंडियन फॉरेन सर्विस का जो है वो जो होती है वो दिल्ली में भी होती है और उसके अलग अलग बटे हुए हैं। साल भर जब वो ट्रेनिंग अपना बेसिक ख़त्म करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, उसके बाद साल भर की ट्रेनिंग उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। जहाँ जहाँ उनको जो जो कैडर अलॉट होता है वो कैडर्स में जाते हैं। उन कैडर में फिर वो अपने फील्ड में जो आने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो उनकी पोस्टिंग होगी। और इस सर्विस में कई तरह के नेचर ऑफ वर्क होते हैं, तो सारे वर्क्स के हिसाब से आपको एक्वेंट कराना, आपको परिचित कराना, प्रिपेयर करना कि आगे आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे, वो फिर ऑन द फील्ड जॉब होती है। 2 साल के बाद आपकी पहली पोस्टिंग IAS में SDM के रूप में होगी। फिर एक 4-5 साल जो भी एक सीमा तय है, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तो आप एक दूसरे रैंक पे जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फिर उसी तरह। तो वो अलग अलग बना हुआ है, हर सर्विस का अपना एक प्रमोशन का शेड्यूल भी है। IPS में शुरू में ASP लोग होते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जो स्टेट्स में जो लोग DSP रैंक के बराबर, फिर उसके बाद वो SP बनते हैं, सीनियर SP बनते हैं, DIG, तो उसका पीरियड्स फिक्स्ड है। लेकिन तीनों सर्विस का मैंडेट अलग है। IAS में जो लोग होते हैं उनके काम करने का नेचर, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दूसरी है। जो पुलिस में, इंडियन पुलिस सर्विस में जो लोग आएंगे, उनका लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रंक्वालिटी इन द स्टेट, ये सारा चीज़ फॉरेन सर्विस का आपको बताया। तो सारे सर्विसेज इसी तरह, जितने भी इन 3 सर्विसेज के अलावा भी बाकी 23 सर्विसेज जिनकी बात आपको मैंने बताई, वो सारी सर्विसेज का नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अलग अलग। सर, ये आपने पोस्टिंग की बात बताई, लेकिन पहले अगर मुझे परीक्षा देनी है किसी छात्र को, जी, तो उसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए? देखिए, UPSC के परीक्षा में किसी भी आदमी को एलिजिबल होने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितने सीखला, जिसको आप कोंकणी में बोलते हैं, कि कितना उसने पढ़ाई लिखाई की है। तो जो सीखना जो है वो उसकी एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, BCom हो, BSc हो, आर्ट्स हो, लेकिन मिनिमम जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद इसमें उम्र की भी सीमा है कि आप मिनिमम एज कितना है जब आप एलिजिबल होते हैं, और मैक्सिमम एज कितना है जब आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैक्सिमम जो मिनिमम इसमें एज है वो जो सर्विस में इसमें एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए वो 21 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम है वो 32 ईयर्स है। लेकिन जो हमारे आरक्षित श्रेणी के लोग हैं, SC ST या OBC, इनके लिए रिलैक्सेशंस है, 5-5 साल का जो है एज का भी रिलैक्सेशंस है। सर, ये सब जो प्रक्रिया है, प्रवेश प्रक्रिया, वो किस प्रकार की हुई है, यानी कौन से प्रकार के पेपर होते हैं और किस प्रकार? अच्छा, हाँ, लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में ये जो है, इसमें कौन आदमी कितनी बार तक एग्ज़ाम दे सकता है, इसकी भी लिमिट्स फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडेफिनिटली यू कैन राइट दिस एग्ज़ाम। 21 साल से, हाँ, आप 21 साल से 32 साल तक, ऐसा नहीं कि हर साल आप एग्ज़ाम दे देंगे 32 साल तक, चाहे जितनी बार हो, वैसा नहीं है। इसमें एक आदमी जो जनरल श्रेणी का है उसको 6 चांस तक मिलेगा। ओनली 6 टाइम्स ही कैन राइट दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो SC ST के लोग हैं, या मतलब OBC के लिए ये इसकी संख्या ज़्यादा है, ऐसा, हाँ, थोड़ा थोड़ा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिसेबल उनको है वो उन्होंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये है अटेम्प्ट्स के बारे में। दूसरा, इस सर्विस का जो आप बता रहे हैं पैटर्न 2 होता है। पहला एग्जामिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं हम। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो, ठीक है। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उसमें अभ्यासक्रम किस प्रकार का होता है?
वो मैं आपको बता दूंगा। पहले जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे वही आदमी मेंस, उसके बाद दूसरी मेन परीक्षा होती है। मेन जो आदमी पास करते हैं उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए 2 पेपर होते हैं उसमें, और वो दोनों पेपर जो है वो 200 नंबर के होते हैं। उसको आपने, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ये 2 घंटे का होता है ये। जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट ये परीक्षा पास करेगा वही आदमी मेंस के एग्जामिनेशन में आएगा। मेंस का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो अलग है, यानी ऑब्जेक्टिव में रीजनिंग, लैंग्वेज, हाँ हर चीज़ होगा। वो एक्चुअली सिलेबस इसका अलग अलग दिया हुआ है। मतलब सबके लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा? हाँ, प्रारंभिक परीक्षा सब लोग देंगे, कोई आदमी इससे एग्जेम्पशन नहीं है। जो भी व्यक्ति इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहता है उसको पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी जो पास करेंगे वही मेंस एग्जामिनेशन देंगे। मेंस जो होता है उसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसमें एक मिनिमम मार्क्स है कि इतना आपको क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रिलिमिनरी पेपर, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लोग देते हैं मल्टीपल चॉइस, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये हमारे कैंडिडेट्स जो देना चाहते हैं उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि कई बार होता क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो अंदाज पे तुक्का मारते हैं। तो तुक्का मारने पे अगर आपने 4 क्वेश्चन, 3 गलती के ऊपर, आप एक क्वेश्चन के ऊपर 33% जो है आपका मार्क्स कटता है। तो आपने 3-4 अगर किया तो ऐसा नहीं कि आपने जितना सही किया उतना ही गलत किया तो वो दोनों बराबर हो जाए। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का आंसर जो कैंडिडेट जानता है वो, ये एक नया बदलाव है, ये बहुत लेटेस्ट इसमें ड्यूरेशंस में। मेंस में जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें एक पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज जो हमारी 8वीं सूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जितने लैंग्वेजेस दिए हुए हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज आदमी रख सकता है, वो 300 नंबर का होता है। दूसरा क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश, वो भी 300 नंबर का होता है। इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश, खाली इंग्लिश। जो मेरिट के लिए है वो मेरिट, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं, लेकिन मेरिट के लिए आपको जो हमारा पेपर्स होगा वो होते हैं 5 पेपर, ठीक है। वो पहला पेपर एसे का हो गया, वो 250 नंबर का होता है। दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज़ 1, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, इसके ऊपर ही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस पे। दूसरा पेपर जीएस 2 है, जनरल स्टडीज़ 2, वो भी 250 नंबर का है। उसमें गवर्नेंस, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड पेपर जो है उसमें जीएस 3 जो है वो 250 नंबर का, उसमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आता है क्वेश्चंस। जीएस 4 जो है 250 का, वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये अभी जो 2013 में जो है ये इंट्रोडक्शंस किए गए उसके बेसिस पे है। ये सब्जेक्ट ये जनरल हैं सबके लिए, ये सबको करना है जो आपको बताया मैंने अभी, हर सब्जेक्ट वालों के लिए। उसके अलावा लिस्ट दिया रहता है उसमें कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना रख सकते हैं, ऐच्छिक विषय जिसको करते हैं। उसमें जिस लड़के ने भी, जिसका जो बैकग्राउंड है, अगर साइंस का है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीकॉम किसी ने किया तो वो बीकॉम से रिलेटेड ले सकता है, जिसने आर्ट्स किया है वो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, तो वो लिस्ट दिया रहता है। उसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपको चूज़ करना है, और उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, वो दोनों पेपर होंगे, वो सब्जेक्टिव्स होते हैं। वो उसमें वर्ड लिमिट्स उसके सामने लिखा रहता है कि कितने वर्ड लिमिट्स में आपको वो लिखना है।